कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है, तो अब आइए हम अब यहाँ पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान जो हैं वो स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज चर्चा की शुरुआत की वंदे मातरम पर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि वंदे मातरम का महत्व क्या है हर एक भारतीय के लिए। लेकिन फिर उसके बाद वो वंदे मातरम के साथ उन्होंने कहा विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ, गांधी जी की भावनाओं के साथ धोखा हुआ, उस पर भी आए। और उन्होंने बताया कि ये विश्वासघात किसने किया। उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, कहा कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर इस राष्ट्रगीत के साथ ही विश्वासघात कर दिया। इस राष्ट्रगीत के ही कई छंद जो थे उनको गाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कांग्रेस की सभाओं में जहां वंदे मातरम गीत गूंजा करता था, वहां पर मुस्लिम लीग के जिन्ना के दबाव में आकर के नेहरू जी ने कुछ लाइनें जो हैं उनको गाने पर एक तरीके से बैन लगा दिया। तो ये बातें आज जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो चुकी हैं। मैं आपको आगे सुनाऊंगा। सोनिया गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया अभी कल परसों में ही। उन्होंने कहा नेहरू जी की आलोचना आप जितनी मर्जी कीजिए, उनको क्रिटिसाइज करना है आप कीजिए, लेकिन किसी एजेंडे के तहत नेहरू को बदनाम ना कीजिए। तो ये एक बहस चल पड़ी है, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा कि आप देखिए, ये गीत लिखा गया था 1875 में, और ये बातें जब नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी जिन्ना को, और उसमें ये बात हुई कि ये मुसलमानों के लिए इसकी कुछ जो पंक्तियां हैं वो उचित नहीं है गाना, तो हमें वो कुछ लाइनों पर आग्रह नहीं करना चाहिए गाने का, और बस शुरुआत के 2 छंद गाए जाते थे वंदे मातरम के। ये कब हुआ? 1937 में, 62-60 साल के बाद। 60 साल के बाद जाकर के किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये जो गीत है ये तो किसी धर्म की स्तुति लगती है, ये मुसलमान गा नहीं सकता है। और फिर वो आते आते वहां से फिर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस तब थी वही कांग्रेस आज है। इतना बदल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस बन गई, वरना विचारधारा और तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की नहीं बदली है। तो आगे हम लोग आपको कुछ बयान और सुनाते रहेंगे। त्रिपाठी जी, अब वंदे मातरम पर बहस के जरिए कौन सा राजनीतिक उद्देश्य साधा जा रहा है? देखिए, ये भी भारत में क्या स्थिति हो गई कि हमें ये सवाल जवाब करना पड़ रहा है कि वंदे मातरम पर चर्चा के जरिए कौन सा राजनीतिक उद्देश्य साधा जा रहा है। वंदे मातरम है क्या भाई? एक लाइन में कहें तो भाई अपनी मातृभूमि की पूजा है। उसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझें तो जो अक्सर कहा जाता है, और मैं ये बात यहीं से शुरू इसलिए कर रहा हूं जिससे थोड़ा समझ में ठीक से आए। अक्सर कहा जाता है ना कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। 100% सत्य। कोई भेद नहीं था। जब भेद नहीं था तो उस आंदोलन का नारा कौन सा था? उस आंदोलन का नारा था वंदे, आवाज आती थी मातरम। क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग नारे लगाते थे? क्या किसी मुसलमान को कोई ऐसी तकलीफ हुई? बाद में तो स्थितियां बदली, तो जिन्ना जी जब भारी पड़ने लगे तो, लेकिन उसके पहले तक क्या था? जो उर्दू अखबार भी थे वो कहते थे कि वंदे मातरम मतलब हमारी मातृभूमि का सम्मान, हमारी प्रेरणा, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है उसका उद्घोष। और उसमें हमारी सब कुछ थी, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, सभ्यता सब था। किसी को ऐतराज नहीं हुआ। फिर ये प्रस्ताव क्यों आया जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? फिर ये स्थिति क्यों आई? और मैं इसको एक लाइन में कहता हूं कि इसलिए आज ये जरूरी है कि 150वीं वर्षगांठ है, ये तो आवश्यक ही है जानना। लेकिन एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए सबको जोड़कर एक नारा तैयार किया, एक काव्य रचा, एक गीत बनाया, जैसे आप जिस नाम से आप जानते हो किया। और उसको हमारे देश के नेता ने स्वतंत्रता की एकदम दहलीज पर खड़े होकर यह मान लिया कि ना, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इसको हटा दो। हाँ, क्यों? मुसलमान दुखी हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी, तो ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म क्रिएट हुआ, दरअसल उसकी बुनियाद यहां बनी थी। जो अभी आपने जो पंक्तियां बोली ना, गाई जो आपने बोली, प्रधानमंत्री ने आज वंदे मातरम गीत की यही पंक्तियां उठाई। उन्होंने जो हम लोग आम वंदे मातरम गीत गाते हैं उसकी जो शुरुआत की लाइनें हैं वो नहीं, वही उन्होंने गाई जिस पर ऐतराज हुआ था और जो प्रचलन से गायब हो गई। वही आज प्रधानमंत्री कह रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ दूं। लोग कहते हैं कि संघ के लोग इसको नहीं करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस वंदे मातरम पर
मुझे जहां तक याद आ रहा है अवनींद्रनाथ बनर्जी जी या जो थे, उन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया था। देश में कोई एक संगठन है जो बिना भारत माता के चित्र के अपना कोई कार्यक्रम नहीं करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वही एक संगठन है जिसके कार्यक्रमों में ये जो निकाल दिया गया पैराग्राफ, उसके साथ वंदे मातरम गाया जाता है, छोटा वाला वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। अब सुनिए, आप प्रधानमंत्री ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने किया, कैसे? सुनिए। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। और फिर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम गीत के जिस हिस्से को प्रचलन से गायब कर दिया गया है, जो नहीं आमतौर पर गाया जाता है, उसे संसद में पढ़कर सुनाया। भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब
तो अब बात यही है कि बहस जो है अब क्या वंदे मातरम पर की जा सकती है? नहीं, नेहरू जी भी जो 1937 की बात हो रही है, आज हम 2025 में खड़े हैं, आज ये बहस रेलेवेंट क्यों है? प्रोफेसर साहब बताएंगे। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो जो आनंद मठ है वो 1982 में आया, वो 1882 में, वो मूलतः उसकी पृष्ठभूमि थी सन्यासी विद्रोह और जो बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा था। मुसलमानों ने दरअसल इसका विरोध 1905 से शुरू किया था। हालांकि इसका गीत सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और इन्हीं लयबद्ध उन्होंने किया था, म्यूजिक पहले से दिया था 1896 में। और उसका कारण ये था कि बंगाल के अंदर इसमें एक कहीं ना कहीं, यदि आप पूरे आनंद मठ को आप पढ़ेंगे तो उसके कई कैरेक्टर्स हैं, जीवानंद, सत्यानंद, ज्ञानानंद, महेंद्र, सब कैरेक्टर हैं उसके। उसमें एक दो जगह ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि देखो ये जो मुस्लिम आताताई हैं, कम से कम ये ब्रिटिश रूल जब आया तो इनकी बर्बरता से मुक्ति मिली है। ये इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बंकिम ने तो एक और भी लिखा है कि द एंटायर मिडिवल पीरियड वॉज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड मास कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। यानी कि हिंदुओं की महिलाओं का रेप, बलात्कार, मंदिरों को तोड़ना, ये जो बर्बरता थी उससे कम से कम ये मुक्ति मिली है। तो इसको जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वंदे मातरम के घोष के साथ जो हिंदू थे, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू इसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। हिंदू मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था और बाद में वो विभाजन जो है वो खत्म हुआ, 1911 में खत्म हुआ। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर, वो पार्टीशन के खिलाफ में हिंदू सड़कों पर वहां पर उतर के आए। मुसलमान पार्टीशन चाहते थे, लेकिन ये जो वंदे मातरम का उद्घोष हुआ वो वहां पर उनके सुगबुगाहट हुई विरोध करने का। दूसरा, उससे पहले मुसलमान वंदे मातरम बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद दूसरी बार जब ये आया तो कांग्रेस का ही एक नेतृत्व था, मौलाना मोहम्मद अली। जब बीडी पुलस्कर गाने लगे तो बीडी पुलस्कर गाते गाते जैसे उन्होंने रोकने की बोल गए, जब वो बीडी पुलस्कर ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का ये नहीं है, हम यहां पर गाएंगे, और वो उन्होंने गाना जारी रखा तो वो उतर करके मंच से उतर गई। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट वाकया निकल कर कौन लोग उतर गए मंच से? जो मौलाना मोहम्मद अली जो थे, अच्छा, उस समय जो कांग्रेस के जो सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो उतर करके कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष उतर गए नीचे। ओके। इसके बाद जरूर इसके बारे में चर्चा चलने लगी मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम लोग विरोध कर रहे, और इसका जो मैसिव, जिसको 1937 की बात कर रहे थे, जब प्रोविंशियल असेंबली का जो प्रोसीडिंग शुरू हुआ तो वंदे मातरम से शुरू किया गया। तब जाकर के मुस्लिम लीग ने वगैरह के जितने मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने सब वॉकआउट कर दिया गया। मजेदार बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके आने की भी पृष्ठभूमि है। वंदे मातरम को उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, क्या अच्छा हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ला रहे, तब तो आपकी फीलिंग्स आ जाएगी, नहीं मुस्लिम फीलिंग्स मने को एस्वेज करने के लिए। लेकिन यह भी नहीं हुआ, मुसलमान इसके खिलाफ, और तब जिन्ना का उस समय का मुस्लिम्स वुड नेवर एक्सेप्ट दिस सॉन्ग। और पंडित नेहरू का जो जिक्र कर रहे थे वो वाकई ने, पंडित नेहरू ने इसको कंसीड किया। 6 स्टैंजा उससे से गायब हुआ, 2 स्टैंजा विषय ये मूल में। आज लोकसभा में वंदे मातरम गीत पर चर्चा हो रही है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और राष्ट्रगीत है हमारा, और वंदे मातरम कहने से ही जो आप देशभक्ति की जो जज्बा जगता है, हर देशवासी उसको महसूस कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इस वंदे मातरम के साथ भी विश्वासघात हुआ। नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए मुसलमानों के दबाव के सामने झुकते हुए वंदे मातरम के भी कुछ पंक्तियां गाने पर प्रतिबंध सा लगा दिया। वो गीत जो है उसके बस शुरू के 2 छंद गाए जाते थे, बाकी के 4 उसके जो स्टैंजा थे वो कभी गाए ही नहीं गए। और ये सब मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ, क्योंकि उनकी आपत्ति थी कुछ लाइनों के ऊपर। तो बजाय ये कि उनसे पूछते या उनको समझाते कि इसमें क्या आपत्तिजनक है, आप उनके दबाव में झुक गए। तो ये बात उन्होंने कही। अभी सोनिया जी का एक स्टेटमेंट आया था, एक जगह वो भाषण कर रही थी, तो वहां उन्होंने बीजेपी को हिदायत दी कि नेहरू की छवि को खराब करने का प्रयास न करें।
नेहरू के योगदानों को अगर भुलाया जाएगा और जानबूझकर उनके कामों पर सवाल उठाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे बर्दाश्त न करके? While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is a systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle, and his early decades as a leader of an independent nation, challenged by unprecedented problems. But it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said, what he wrote, and what he did is another thing, and totally unacceptable. जो सोनिया गांधी जो कह रही थी, हालांकि दोनों विषय जो हैं बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम गीत पर जो आपत्ति उठाई गई नेहरू जी का नाम लेके, उसी का जवाब सोनिया जी ने दिया। सोनिया जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करी थी कि नेहरू की पर्सनालिटी को मलाइन करने की कोशिश आज संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की है। और बीजेपी की तरफ से देखें तो इनका प्रयास क्या है? प्रयास साफ दिखाई देता है भाई, नेहरूवियन आइडियोलॉजी, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म, नेहरू गांधी परिवार, हर चीज में तो नेहरू जुड़ा है ना। तो बीजेपी का प्रहार जो है उसकी जड़ पर है। इसीलिए वो कहते हैं कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया, नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की, जो बढ़ते 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 कांग्रेस पार्टी के हर शासक ने की, हर नेता ने की। तो उस बात को कभी लोगों की याददाश्त से वो बात चली ना जाए, इसलिए बार बार हर किसी नए रूप में उसको पेश किया जाता रहता है, और वो वंदे मातरम के बहाने भी वो किया जा रहा है। लेकिन के टुकड़े ने भारत का टुकड़े कर दिया। अब सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई। मुस्लिम तुष्टीकरण नेहरू जी ने आजादी से पहले शुरू कर दिया था, वंदे मातरम के साथ भी वही किया। देखिए, कुछ चीजें फैक्ट्स के साथ ठीक होती है, कुछ चीजें नरेशन के साथ होती है। फैक्ट्स और नरेशन जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, अभी जब प्रधानमंत्री जी आज की कांग्रेस की बात करते हैं एमएमसी, तो वो बहुत हद तक सही होती है। जिस तरह से कांग्रेस का बिहेवियर अभी लगातार चल रहा है, तो उस पर काम खासतौर से पॉलिटिकल, वो एक पॉलिटिकल मसला आज की कांग्रेस को लेकर। नेहरू को आपने जो बहुत ठीक से, मतलब बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया पूरे घटनाक्रम को, कि ये नेहरूवियन जो सेक्युलरिज्म है या आइडियोलॉजी है या आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू का है, उसकी जड़ पर हमला की या उस पर अटैक की कोशिश, एक्सरसाइज बीजेपी आरएसएस की रही है। सही गलत पे नहीं कह रहा, उनका मतलब ही वही है कि उसको खत्म करेंगे तब सब चीज़ें खत्म होंगी। नेहरू को लेकर, वंदे मातरम को लेकर अब बहुत सारी बातें फैक्ट वाली है, बहुत सारी नैरेटिव भी है। जैसे 1896 में, आपने 1875 की बात की जब वंदे मातरम लिखा गया, 1882 में 7 साल बाद 7 नवंबर 1875 को लिखा था, बंग दर्शन में छपा था पहली बार, बंगाल की एक साहित्यिक पत्रिका थी उसमें। फिर 7 साल बाद जब आनंद मठ आया बंकिम चंद्र चटर्जी का, तब उसमें शामिल किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ लिखा, उस समय बंगाल, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कि अकाल से जूझ रहा था, अंग्रेज और नवाब जो है परेशान किए हुए थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, तो उसके खिलाफ वो था। और सन्यासी उसके नायक है। और वो जब लिखा गया था तब ऐसा नहीं था, जब पृष्ठभूमि की बात, मैं पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ उस उपन्यास में। ठीक है, और उसमें जो सन्यासी है वो हथियार लेकर विरोध कर रहे हैं, और वो मुस्लिम शासकों के खिलाफ है, और मुस्लिम शासकों को, मुस्लिम रूलर्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसी में वंदे मातरम को शामिल किया गया है, उपन्यास में बंकिम ने शामिल किया उसको। फिर 1896 में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, 1896 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष उस सेशन के भी, और वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अच्छा, तो उनकी मौजूदगी में ये गाया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, और किसी ने एतराज नहीं किया, ठीक है। और टैगोर साहब ने खुद ने गाया उसको पूरा का पूरा। उसके बाद बात हुई, जब आगे बात चली
मुस्लिम लीग ने विरोध किया। उससे पहले जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो मोहम्मद अली साहब ने, वो भी कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गाया गया, और विशंबर दास पलुस्कर वो थे, उन्होंने गाया था, उन्होंने पूरा गाया, वो उठकर चले गए कुर्सी से। और उसके बाद कांग्रेस ने उसी में अलामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा गाया उसी सेशन में, कि भाई ये दोनों करते चलो, वंदे मातरम में हुआ। फिर जब संविधान सभा हुई तो उसकी बात तो बाद में आएगी, जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने पहला विरोध किया कि ये बर्दाश्त नहीं है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद है, क्योंकि उसमें दुर्गा की, देवी की प्रतिमा की ये बात की गई है। वहां तक भी बात समझ में आ सकती थी। तब कमेटी बनाई गई और नेहरू ने विरोध नहीं किया। नेहरू ने कहा, जो चिट्ठी लिखी, 4 लोगों की कमेटी बनी कांग्रेस की, जिसमें नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे और एक नरेंद्र 4 लोग थे। तो उसमें नेहरू ने कहा कि इस पर विचार करो कि क्या करना है, और उन्होंने आनंद मठ का उसमें बैकग्राउंड दिया कि आनंद मठ के बैकग्राउंड में मुस्लिम बैकग्राउंड, मुस्लिम का जो जिस तरह की इमेज है वो है, तो उसको ध्यान रख के क्या किया जा सकता है। और तब कांग्रेस ने यह फैसला किया कि इसके जो 6 छंद हैं उसमें, जिसमें 2 संस्कृत में, पहले 2, 4 बाद वाले बंगाली में, जिसमें देवी का, काली का, सबका जिक्र किया हुआ, तो वो 4 को विड्रॉ कर लिया, 2 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा नेहरू को कि ये जो 2 छंद हैं वो बहुत इम्पैक्ट वाले हैं, तो अगर ये 2 छंद भी हम गाएंगे तो भी असर होगा। तो इसकी सहमति थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की सहमति थी कि शुरुआत के 2 गालो, 2 गालो। ठीक है। अब ममता जी की भी पॉलिटिक्स देखिए, अभी यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन एक लाइन जोड़ दूं कि ममता जी जो आज बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो बंगाल में क्या कह रही है ममता बनर्जी, कि ये प्रधानमंत्री बंगालियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंकिम दा और रविन्द्रनाथ टैगोर को। आप जो आज ये कर रहे हैं ना, इसका पश्चिम बंगाल में राजनीति में आपको उन्होंने कहा कि हम गाएंगे वंदे मातरम, हमें कौन रोक सकता है। हाँ, लेकिन वंदे मातरम पूरा गाने को तैयार कौन है? अच्छा चलिए, पहले तो सर बस 1 मिनट में आ जाऊंगा, अभी एक समीर जी का कमेंट भी लेना है। देखिए, मैं ये अभी आप लोगों ने जो पूरी टाइमलाइन दी ना, इसी में है असली मुद्दा। आपने बताया 1875 में लिखा गया, 1882 में प्रकाशित हुआ आनंद मठ, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, मुस्लिम अध्यक्ष की मौजूदगी में गाया गया, पूरा वंदे मातरम गाया गया, किसी को ऐतराज नहीं था, किसी को ऐतराज। 1905 में पहली बार ऐतराज होता है और 1937 में इसके अंतिम 4 छंद विड्रॉ कर लिए जाते हैं। भाई जब 1996 में किसी को ऐतराज नहीं है, मुसलमान अध्यक्ष गा सकता है, तो आगे जाकर क्यों ऐतराज होने लगा? यही है विवाद। विवाद यह कि आप उसके बाद कट्टरपंथी ताकतों के आगे उनकी डिमांड्स कंसीड करते गए और झुकते गए, जो होते 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 देश के बंटवारे तक बात पहुंच गई। बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं थी। सौरभ जी, वंदे मातरम की वजह से देश थोड़ी बटा। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ वंदे मातरम, मतलब ऐसा माहौल बन रहा है ना, ये बात की जा रही है कि देश वंदे मातरम की, जिन्ना की सोच की डिमांड्स के आगे झुकते चले गए, मांगे मानते चले गए। ये है, मतलब मोटी बात ही है। हाँ, ये मुस्लिम तुष्टीकरण जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो उस सेंस में कह रहे हैं। समीर जी बस एक लाइन जोड़ देता हूं कि कहां से कांग्रेस वो हिंदू पार्टी से गड़बड़ाना शुरू हुई, ये भी जरा एक अभी आ जाते हैं, समझ में आ जाता है। देखिए, बात सही है कि जब 1875 में लिखा गया था, तो वहाँ से लेके फिर लगातार 1905 तक कोई दिक्कत नहीं रही। कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाता रहा, कांग्रेस के मुसलमान नेता गाते रहे, कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता गाते रहे। और जब बंगाल विभाजन 1905 की बात हुई, तब तो बंगाल के हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम को गाया था। दरअसल विवाद जब शुरू हुआ, इसके दूरी बनाना शुरू की 1906 में, जब मुस्लिम लीग बनती है और हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने के लिए मुस्लिम लीग ने नैरेटिव गढ़ा कि भाई ये वंदे मातरम हिंदुओं का है या मुसलमानों का नहीं है, इससे दूरी बनाना। और जब उसने दूरी बनाना शुरू करा, जब ये माहौल बनता चला गया कि ये बंगाल में बना, ये जब उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हुआ, तो कांग्रेस को लगा कि भाई अभी देश स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस और मुसलमान अगर बढ़ जाएंगे आपस में तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी। तो अभी एक साथ बने रहने के लिए अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, इसका विरोध कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि अभी जरूरत थी। प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं कि बजाय उस सोच से आप उस वक्त लड़ते। नहीं, उसका होना क्या था, ये नहीं था उस समय तो ठीक किया। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कुछ गलत नहीं किया। उस समय तो मजबूरी थी कि आपको हिंदू और मुसलमानों को साथ के लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। आपका बड़ा आप लड़ाई लड़ते, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, अपने स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब 1947 में नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 47 के बाद नेहरू जी के पास समय था, कांग्रेस के पास समय था कि भाई ये जो हमसे गलती हुई उस समय वंदे मातरम को लेके, उस समय हमारी राजनीतिक मजबूरी थी कि मुसलमान हमसे टूटे नहीं। अब उस तरह की मानसिकता के जो लोग जिन्ना है, जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था, जो मुस्लिम लीगी थे, जो जिन्ना के लोग थे, वो सारे मुसलमान जो वंदे मातरम का विरोध करते थे वो पाकिस्तान लेकर चले गए हैं।
अब भारत के अंदर जो मुसलमान बचे हैं वो भारत राष्ट्रवादी मुसलमान है, उन्होंने वंदे मातरम को स्वीकार किया था। तो अब हम 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो हम पूरे वंदे मातरम को स्वीकार करते हैं, और उस समय नहीं करते थे। 1975 में जब 100 साल हो गए थे 1875 के बाद, तो उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ये कहते थे कि 100 साल हो रहे वंदे मातरम को हम पूरा स्वीकार करते हैं। तो इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया, तो अब 150 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी उस कांग्रेस की ऐतिहासिक बोल को देश के सामने लेकर आ रहे हैं। तो आपने कहा आजादी के बाद पूरा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए था और आग्रह के साथ गाया जाना चाहिए। आज तो हालत ये हो गई है कि जो शुरुआत की 4 पंक्तियां गाई भी जाती थी, उसका विरोध आज तो वो भी नहीं गाने को तैयार है। मैं वही बात कर रहा हूं। आज तो उसका बैर इतना आगे बढ़ चुका है, विरोध इतना आगे बढ़ चुका है। मैं सुना रहा हम, और आम मुसलमान को छोड़िए, अच्छा इसमें कोई मुसलमान पर आक्षेप नहीं है, ऐसा मन बना दिया गया है कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोला जा सकता। आपका बोलना, वंदे मातरम बोलना हराम है, सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं, ये उनको बताया जाता है। अब इमरान मसूद सांसद हैं, संसद परिसर में क्या कह रहे हैं वंदे मातरम के लिए, सुनिए। क्यों, किसको परेशानी होती है भाई? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, गाते नहीं क्या? पार्लियामेंट में खड़े नहीं होते क्या? पार्लियामेंट में जब गाया जाता है खड़े नहीं होते क्या? क्या क्यों तमाशा कर रहे हैं? और जिनको पढ़ने का शौक बहुत हो रहा है, पहले उनसे पूछ लो उनके पुरखों ने क्या किया था। उनकी विचारधारा का एक आदमी बताओ कि जिसने वंदे मातरम पढ़ाओ और लाठी खाई हो अंग्रेज की। अरे लाठी खाई अंग्रेजों की, कांग्रेसियों ने। आजादी के मतवाले थे कांग्रेसी, तुम तो थे नहीं। तुम्हारे तो माफी वीर हैं, तुम्हारे यहाँ तो माफी नहीं मिलेंगे। माफी नामे माफी वीरों की पार्टी है ये आजादी का सांस, ये कांग्रेस की देन है, आपका नहीं है, आपकी विरासत नहीं है, ना आपकी लेगेसी है ये। के लोग कहते हैं कि इसमें वंदना। अब इमरान मसूद साहब ने बड़ी, देखिए चालाकी से उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि वंदे मातरम गाने में ऐतराज है या नहीं है, या वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा हम खड़े नहीं होते क्या? वो कह रहे हम सम्मान देते हैं वंदे मातरम को। असलियत यह है कि गाते नहीं है। और यहां तो हमारी पार्लियामेंट में ऐसे सांसद रहे हैं, वंदे मातरम जब चलता था तो पार्लियामेंट खड़े होकर चल देते थे। इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि ये इमरान मसूद साहब पर ये लाइन वैसी की वैसे, जो जिन्ना ने जब कहा था पहली बार, आप जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया वो तो 4 उनका किया छंद का, 4 स्टेंजा का, लेकिन जब जिन्ना ने 1937 में विरोध किया तो उन्होंने कहा ये जो 2 बचे हैं ये भी हमें स्वीकार नहीं है। ये मैं अच्छा, आपको वही ऐड ऑन कर बात देता है। हूं। मैं आपको जिन्ना ने कहा कि अब ये 2 स्टेंजा जो है, शुरुआत के 2 भी नहीं गाएंगे। हाँ, वो बात तो हो गई कि 4 स्टेंजा हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2 स्टेंजा। अब मैं आता हूं, चलिए आज वैसे मूल मुद्दा ये होना चाहिए था जो सवाल में अब आपके सामने, रागी जी आपके सामने रख रहा हूं। उस मोदी जी ने कहा कि उस वक्त झुक गए, झुकना नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूं आज यह आग्रह करना चाहिए क्या कि वंदे मातरम सबको गाना चाहिए, या छोड़ दें विषय? ऐसा तो नहीं कि देश रुक जाएगा वंदे मातरम कोई नहीं गाएगा तो। सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा दुख भी होता है कि इस तरह से देश को बताया जाता है ना कि वो दुर्गा दशपहरण धारिणी पर सबको कष्ट था, खड़े तो होते हैं। ये इतने बेईमान है ना। मैं क्यों कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर है? यही फ्रॉड सेकुलर आपको टीवी पर अचानक बताते हुए मिलेंगे। देखिए वहां के मुसलमान बिंदी लगाती हैं, महिलाएं बढ़िया हिंदुओं की तरह रहती हैं, हिंदू संस्कार करती हैं, और तो और कभी उत्साहित होगा कोई सेकुलर तो कहेगा इमामे हिंद राम। भाई तो दिक्कत क्या है? यही तो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना। आपको जब आवरण उड़ाना है तब तो आप कहते हैं कि नहीं, अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब आप कहेंगे कि इमामे हिंद राम। तब आप कहेंगे कि हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं वहां की रीति नीति संस्कृति रिवाज सभ्यता सबसे जुड़ी हुई हैं। वो कहेंगे कि अरे वो तो कृष्ण जी को भी मानते हैं। मानेंगे भाई, क्योंकि हैं सब हिंदू। आप उनको मुसलमान बनाने देना चाहते हो, आप उनको मुसलमान भी नहीं मुगल बना देना चाहते हो। यह समस्या है। आप जरा सोचिए ना, उसकी पंक्तियां पढ़िए। मैं अभी पुनः उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा था। आपको चलिए उस पर दिक्कत होगी कि दुर्गा जी की तरह, लक्ष्मी जी की तरह, देवी की तरह हो जाएगा। पर शुरुआत ही है भारत भूमि को नमन करता हूं, जहां सब कुछ उस भारत मां की कल्पना की गई जिसके आंचल में सब है। मतलब आप कहां जाके रुकेंगे? वो बता और कहते क्या है कि सजदा कैसे हम कर दें? हम तो सिर्फ किसको करते हैं? तो असली झगड़ा वहां है। ये नहीं वही है असली झगड़ा। ये आप इसको, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों को जिस तरह से कम्युनल बनाया गया, जिस तरह से उनका घेटोइजेशन किया गया, उनकी हर समस्या को कहा गया तुम अपना कमरे में बैठ के कर लो, जो भी कर लो, अच्छा करो, बुरा करो, गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम देश के साथ मत चलो, कानून के दायरे में मत आओ। यह भी उसी मानसिकता का है।
वरना किसी को वंदे मातरम गाने में न तब तकलीफ थी। हम लोगों ने बात करी ली 19वीं जो शताब्दी के पहले तक तो आखिर तक तो सब कहते थे कि भाई यही है। और मैं तो एक ही लाइन कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में मिला, वंदे मातरम कहने वाला हिंदू मुसलमान नहीं देखता था। ठीक, प्रोफेसर साहब, मैंने तो एक कार्यक्रम में मैं गया था, इनकी सर की बात से वो मुझे विषय याद आ गया एक्चुअली, कि जैसे कहा ना उन्होंने कि पहले तो हर मुसलमान अध्यक्ष गा रहा था वंदे मातरम और पूरा गा रहा था, फिर ऐतराज किसी ने क्या किया, साहब ये हम ये जो देवी को समर्पित हैं 4 स्टैंजा वो हम नहीं गाएंगे। और उसके बाद फिर शुरुआत के दो पे भी ऐतराज शुरू हो गया। तो हम तो ये बात करनी चाहिए कि क्या धीरे 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 कट्टरता और आजादी के बाद और ज्यादा जो कट्टरता है वो बढ़ रही है। इसकी अखिलेश यादव एक तो लोकसभा में बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं सर। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जुड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा दे करके लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया। और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं, और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है, भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी, उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे, उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे, उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें
जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूं, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने, सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है। और केवल यही नहीं ओन करते हैं, कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो,
उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दो अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है। गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। उस समय क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, एकजुटता का नारा था, हम साथ लेकर के चल रहे थे सबको, और देश के सभी लोगों ने जाति धर्म को भुला करके एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के सहारे अंग्रेजों को भगाने का लगातार कोशिश की। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जब देश जागा, वंदे मातरम के साथ साथ जय हिंद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। आज सभापति महोदय, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे मजबूत हो, एकजुट कैसे हो, बिना भेदभाव के, और संविधान से कैसे चलें, क्योंकि ये संविधान से ही मिला हुआ हमें गीत है। इसलिए इस गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें और न किसी पे दबाव बनाने की कोशिश करें। आपका सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही। वंदे मातरम की जो चर्चा चल रही है इस वक्त लोकसभा में, उन्होंने कहा बीजेपी के पास अपने हीरो नहीं है, अपने आइकॉन नहीं है, तो ये दूसरों के आइकॉन चुराते हैं। फिर उन्होंने वंदे मातरम की बात की कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाता था। उन्होंने कहा ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद तिरंगा तक नहीं फहराया, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको संविधान से दिक्कत रही थी। खैर, अब ये तो सब बातें अलग अलग, अब चूंकि इतिहास की बात छिड़ी है तो फिर इतिहास की हर बात निकाल करके जो है वो बताई ही जाएगी। प्रोफेसर साहब, अखिलेश जी की बात पर कुछ आपको कहना हो, सोनिया जी की बात पर कुछ कहना, हमने दिखाया था सोनिया जी ने कहा नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश नहीं, उन्होंने तो कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे? दंगे करेंगे? अरे आपके पास तो कार्यकर्ता भी लड़ने के लिए नहीं है सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और आपने क्या किया? कहा जाता है कि पॉलिटिकल आइकनोग्राफी ऑफ ए नेशन। आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर के, स्पोर्ट्स के अवार्ड से लेकर के, गली से मोहल्ले से लेकर के, शौचालय और का नामकरण छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई ऐसा भारत के अंदर कुछ बचा हुआ है जिसके नाम गांधी और नेहरू परिवार के आधार पर आपने नहीं कर दिया। गांधी को आप छोड़ नहीं सकते थे, नहीं तो पटेल जिसको कह सकते हैं कि आज जिस भारत के मैप को आप देख रहे हैं वो पटेल की देन है, उसको आपने क्या किया? उसको तो कह रहे हैं पॉलिटिकल आइकन। अब रही बात
देखिए, 2-3 बातें, थोड़ा सा एक चीज मैं जरूर बोल देना चाहता हूं। आप बता दें, फिर उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरें करेंगे। आनंद मठ में बेसिकली ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, क्योंकि बंगाल के नवाब थे सारे। अब जितने आप देखेंगे 1700 से ये सब सारे के सारे मुस्लिम ही थे। एक तो वो जरूर था, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी था। उसी में बातचीत में दो सन्यासियों के बातचीत के अंदर ये निकल करके आती है, तब उसमें ये बात आता है कि ये मलेच्छ, इन मलेच्छों का जो शासन था, उसने हमको, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, उससे ये बेहतर। अरे गांधी ने 1 मई 1940 को क्या कहा? हरिजन में गांधी ने लेख लिख करके कहा कि ए मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। ये तो गांधी ने हरिजन में लिख दिया। तो इसी संदर्भ में बात, इसका मतलब कि गांधी का बैकआउट करेंगे? कोई बैकआउट करेगा इस बात को लेकर के? सर, अब ये करेगा ना। आप, हमने आमतौर पर ये देखा है और कि एक लाइन और जोड़ देना चाहते हैं, खिलाफत आंदोलन के पश्चात भारत का मुस्लिम, ठीक है, कंपोजिट नेशनलिज्म के लिए नहीं लड़ा, पाकिस्तान के लिए लड़ा। ये बात अब ये भी बहस की बात हो जाएगी। सर, इतना बता दीजिए बस एक लाइन में सर मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर पार्लियामेंट की बहस कांग्रेस की धुलाई का मौका बहाना बन जाती है, मतलब, और खास तौर पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीचेस। अभी तो इसमें अमित शाह जी को भी आना है कल राज्यसभा में, वो बोलेंगे राज्यसभा में। लेकिन चूंकि ये शुद्ध ऐतिहासिक बहस, इतिहास पर बहस है मौका आज बीजेपी की भी और आरएसएस की भी धुलाई करने का कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका है ना, मतलब एक तरह से कि वो उसी तरह से, मैंने इसलिए कहा ना कि, और इसमें कोई बीजेपी की गलती तो नहीं है कि यदि वो धुलाई करे, उसका जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस उस तरह से उस बातों का जवाब देती है, ये है मुश्किल। क्योंकि मैंने प्रियंका गांधी को बोलना है, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री कंपोजिट फैक्टर है, फैक्ट्स और नरेशन का, दोनों चीजें मिलकर कैसे आप उसको बनाते हैं, उस सब बातों को लेकर देखते हैं। ये काम बिना तैयारी के नहीं हो सकता, ये बिना तैयारी के नहीं हो सकता। भाई इसका जवाब तो ये भी हो सकता है ना कि वंदे मातरम पर जितनी बहस आज की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? क्योंकि आप जब राष्ट्र की लिए जरूरत थी तब आप नहीं खड़े थे वहां पर, और आज आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रवाद को, वही देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आमतौर पर बहस में कांग्रेस मौका चूक जाती है। हाँ, तो आज क्या इस बार इस मौके का लाभ उठा पाएगी? देखते हैं। चलिए, मैं आपको सर कुछ और खबरें दुनिया की बता देता हूं। आपको बोलना बहुत आवश्यक है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। हिंदू महासभा क्या इन नारों के साथ नहीं था? हिंदू महासभा क्या लड़ाई नहीं लड़ रहा था? ये एक गलत नैरेटिव है। अब वो मैं तो कह रहा हूं ना, क्या कांग्रेस कोशिश करेगी इसका फायदा उठाने की? आगे बात करते हैं। अब जरा आपको दुनिया में जो जंगें चल रही हैं ना, रूस, यूक्रेन, अब थाईलैंड, कंबोडिया की फिर शुरू हो गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ताइवान, अमेरिका, वेनेजुएला और एक अफ्रीकी देश में भी कमाल हुआ, वो भी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन की। ट्रंप खूब कोशिश कर रहे हैं लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा है। अब पुतिन आखिर किसकी सुनेंगे? पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, अब ये दुनिया ने 2 दिन पहले देखा है, और मोदी की ज़ेलेंस्की से भी ठीक ठाक बातचीत है। पुतिन का दौरा खत्म हुआ, अब एक नई खबर आ रही है कि जनवरी में ज़ेलेंस्की भारत का दौरा कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जनवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। तब तक युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस दौरे में जाहिर है कि बातचीत और आगे बढ़ेगी। अब आप इतिहास पर नजर डालिए तो अब तक सिर्फ 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत आए हैं, 1992, 2002, 2012। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी तो कई बार शांति का संदेश दे चुके हैं। पिछले साल जुलाई में वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, फिर अगले ही महीने वो कीव गए थे और कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ वो घूमते नजर आए थे। ज़ेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं कि भारत रूस पर दबाव बना सकता है। अब ऐसे में ज़ेलेंस्की का भारत दौरा पूरे विश्व के लिए एक बड़ी खबर है, और वो भी पुतिन के इस दौरे के बाद। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें अब ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। मैं उसको मतलब इस संदर्भ के साथ कह रहा हूं कि अभी भारत से गए हैं पुतिन, और ट्रंप के लिए किसी भी समय सबसे ज्यादा अगर दबाव की कोई भूमिका बना पा रहा है तो भारत बना पा रहा है। मैं उन संदर्भों को अब एकदम अलग तरीके से देख रहा हूं, चाहे वो SCO समिट रही हो, चाहे अभी भारत में पुतिन का दौरा रहा हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप की मुश्किल यही कि उनको लगता है कि भारत बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोगों को अब जब भी ये पीस प्लान की बात करनी है तो भारत को साथ लेके करनी है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हमने पुतिन से बात की और शांति वार्ता के लिए ये तैयार है, हमारा भी अपना पक्ष है। तो अगर ट्रंप ये सोचें कि सिंगल हैंडेडली कोई भी, चाहे वो पीस प्लान कह के कहें या कोई भी कहें, वो दुनिया में लागू कर पाएंगे, तब होता हुआ नहीं दिखता है। मेरी बड़ी भारत की इसमें भूमिका रहेगी ही, भूमिका है, रहेगी नहीं, अब भूमिका है। ट्रंप उसको स्वीकार करे या ना करे,
लेकिन मैं ये देखता हूं कि अब उस पीस प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि मोटा मोटा उस स्थिति को हम जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा बेहतर होता हुआ देखेंगे। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पुतिन की विजिट पर कोई जेलेंस्की का रिएक्शन नहीं आया। शायद इसीलिए, मतलब उनको कुछ कहना तो जरूर चाह रहे होंगे, लेकिन उनको ये शायद विजिट होनी है उनकी भी, शायद इसीलिए नहीं बोले। इसको ऐसे देखिए ना सौरभ जी की जेलेंस्की को भी लग रहा है कि भाई यही बचा सकते हैं। अच्छा चले, लेकिन आज लगता है सर, आज जो बैठक हो रही है लंदन में, बता दूं मैं सर खबर, फिर आ जाता हूं मैं। अमेरिका रूस और यूक्रेन से नेगोशिएट कर रहा है और ट्रंप के इस 28 सूत्रीय प्लान पर बातचीत जारी है। इस बीच जेलेंस्की लंदन में है। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, उनसे वो मिलेंगे। जर्मनी के चांसलर भी होंगे वहां पर। तो एक तरफ ट्रंप यूक्रेन पर युद्ध रोकने और अपनी शर्तें मानने का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अमेरिका ना भी हो तो हम हैं। अब क्या ट्रंप का यह पीस प्लान यूरोप की वजह से अटकेगा? हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा है कि अच्छी खबर जल्द आएगी, रूस यूक्रेन युद्ध लगभग खत्म होने को है, लेकिन दोनों देशों में भीषण जंग जारी है और कभी रूस हमला करता है, कभी यूक्रेन। दोनों देशों की सेनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या जेलेंस्की के लंदन दौरे से शांति का रास्ता निकलेगा या फिर अभी रण और भीषण होगा? आप उन्हें सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो अमेरिका का रुख होने वाला है, जो ट्रंप ने कहा था, और अभी जो ट्रंप के बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनका जो बयान आया, और उन्होंने बहुत तीखा हमला जेलेंस्की के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की युद्ध रोकना नहीं चाहते, क्योंकि जेलेंस्की अगर युद्ध रोक देंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे और इसलिए वो युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन से सारे अमीर जो लोग थे वो यूक्रेन छोड़कर चले गए, अब से भिखमंगे और गरीब लोग यूक्रेन के अंदर बचे हुए हैं और अमेरिका से पैसा लेकर जेलेंस्की युद्ध लड़ रहा है। जिस दिन अमेरिका पैसा देना बंद कर देगा, जेलेंस्की के कमर टूट जाएगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। और मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है कि अब अमेरिका पैसा नहीं देगा, तो ये जो अमेरिका की जो नीति बन रही है जेलेंस्की को लेकर या यूक्रेन को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, मुझे लगता है वही बात उनके बेटे ने सार्वजनिक रूप से कही है। और ये तय है कि अब अमेरिका जेलेंस्की को ना पैसा देगा, ना हथियार देगा, न कोई सुरक्षा मुहैया कराएगा। और जेलेंस्की इस बात को जानते हैं, इसी कारण वो लंदन पहुंचे। जूनियर का कहने का आशय यह है कि अब यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप जानबूझकर के लड़ाई को लंबा खींच रहा है, जेलेंस्की लड़ाई को लंबा खींच रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई रुक जाएगी, यूक्रेन में चुनाव होंगे, तो जेलेंस्की को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि और इसी कारण आज जेलेंस्की लंदन गए कि वहां वो चाहते हैं कि भाई अब यही देखना है सर, क्योंकि यूरोप के देशों को यह लग रहा है कि मामला केवल यूक्रेन का नहीं है। रूस ने जो अतिक्रमण किया यूक्रेन की सीमाओं का, उनको लगता है कि कल को हमारे यहाँ आएगा, तो उनका डर अपने लिए है। यूक्रेन को वो मानते हैं कि लड़ यूक्रेन रहा है, लेकिन इसके बाद नंबर हमारा है। तो अमेरिका तक तो रूस कभी पहुंचेगा नहीं। कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई है, अब पुतिन और ट्रंप भी दोस्त हो गए हैं, लेकिन हमारा और पुतिन का रिश्ता तो अभी भी दुश्मनी वाला ही है ना। इसीलिए वो यूक्रेन को अभी भी आगे किए हुए हैं। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी ने बड़ा बयान दिया है, कीथ केलॉन्ग, ये ट्रंप के करीबी और यूक्रेन में अमेरिका के विशेष राजदूत भी हैं। इन्होंने एक जो बात की, उससे भरोसा बनता है कि वाकई युद्ध जल्द खत्म होगा। केलॉग ने कहा है कि सारे मुद्दों पर लगभग सहमति है, बस 2 पॉइंट्स पर बात फंसी हुई है और वो भी जल्द सुलझ जाएगी। इनकी माने तो जो डॉनबास का इलाका है, जो वो उसके जो पश्चिमी राज्य हैं, वो और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन्होंने कहा ये 2 विषय हैं, इन पर अभी बात नहीं बन पा रही है, बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। ये 2 बातें अगर इस पर कोई भी एक पक्ष जो है वो राजी हो जाए या दोनों कुछ बीच का रास्ता अगर निकाल लें, बाकी मोटे तौर पर सहमति है। मतलब युद्ध रोकना तो दोनों ही चाहते हैं सर। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो कह रहे हैं कि करीब पहुंच रहे, लेकिन समझना चाहिए हम लोग क्या है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पहले भी हम लोग बार बार बात करते रहे कि जितने ये सारे प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये एक दिन में कोई प्रेस नोट इशू कर दिया 28 पॉइंट का, तो कल कोई मान जाएगा, आज कोई मान जाएगा, ये सब होता नहीं है। हर एक बार एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप को भी समझ आ गया, दुनिया भर में चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के आगे नहीं झुकेगा। ये बात साफ है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और जैसे समीर साहब ने जिक्र किया कि वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ भी होगा वो शहीद हो जाएंगे कि भाई ठीक है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ऐसे हटने वाले नहीं हैं। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जब पुतिन के साथ मुलाकात हुई उस दिन भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उत्साही लोग थे कि आज ही शांति समझौता हो जाएगा। अभी जेलेंस्की आ रहे हैं तो उस दिन 25% हटाना है ना। हाँ, तो जेलेंस्की साहब आएंगे तो उस दिन भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी भूमिका क्या हो सकती है कि वो जो दोनों लोग जा रहे हैं उस रास्ते की जो कड़वाहट है उसको कम कर सके। इससे ज्यादा भूमिका यदि आप सोचते हैं जैसे ट्रंप साहब सोच रहे थे, जी को लग रहा है कि इसमें हमारी मुख्य भूमिका है। कोई भूमिका नहीं हो सकती किसी की भी। तो ट्रंप भी यही सोच रहे थे, हम जो है उस रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करें।
ट्रंप ने भी ये गलती की है कि वो समझते हैं मैं कह दूंगा तो जेलेंस्की मान जाएंगे, पुतिन नहीं, लेकिन सर ट्रंप ने कुछ कंक्रीट किया ना उसमें, वो रास्ता कागज पे तो लाया उसको। और भारत तो उसकी भूमिका में कोई नहीं है ना। बस ये भारत ने तो ऐसी कोई पहल नहीं की। उस रास्ते को आसान बना सकता है कि भाई दोनों लोग आराम से बैठे, थोड़ा माहौल ठीक करें। कई बार आप जैसे पार्टी करते हैं तो थोड़ा माहौल अच्छा बन जाए, एक कमेंट उसके दे लिए दें काम आप। करते हैं। देखिए, इस मसले पर भारत की भूमिका है और हम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत के खिलाफ जेलेंस्की ने कितना, मतलब जिसको कहें कि एकदम से जहरीली बातें करते थे जेलेंस्की, और उनको लगता था कि ये पुतिन के साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं, पुतिन से कहा ये युद्ध का युग नहीं, अपने दूतों को भेजा, वहां जाकर वो बात करके आए। वहां वो जिसको कहते हैं कि शुरुआत में लगा कि अब वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर प्रधानमंत्री वहां भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान आता है कि इसमें अगर कोई शांति की भूमिका निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत निभा सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो सब हुआ तो सवाल है क्या ट्रंप की तरह आप उस पीस प्रोसेस का उतना घुस के पार्ट है? आप यही तो समझना पड़ेगा ना, जो घुस के पार्ट रहता है वो तो पार्टी होता है ना भाई। आप पार्ट होना और पार्टी होना दोनों का फर्क समझिए ना। मध्यस्थ है वो मध्यस्थ इसलिए कि उसने झगड़ा लगवाया, उस पर भरोसा ना पुतिन को है ना जेलेंस्की को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों को भरोसा। और फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, तब भी मैंने नहीं कहा कि आज होने जा रहा है या कल हो जाएगा, लेकिन भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जेलेंस्की आए तो और अच्छा हो। अब जरा ट्रंप की बात निकली है तो जेलेंस्की की एक लाइन तो थोड़ा सा उन पर जितना हमने बोल दिया जहर, ये समझिए कि जब भारत के जितने लोग वहां फंसे हुए थे जेलेंस्की ने निकलवाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो भारत आने वाले हैं जनवरी में, अभी उसकी तैयारियां हो रही हैं और पुतिन की विजिट पर उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने एक और लड़ाई रुकवाने का दावा किया था, वो लड़ाई फिर शुरू हो गई है, थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई। इसमें सीज फायर टूट गया, दोनों देशों की सीमा पर फिर से गोलीबारी हो रही है। कंबोडिया पर थाईलैंड ने एक के बाद एक मिसाइल दागे, जबकि थाईलैंड कंबोडिया पर हमले का आरोप लगा रहा है। रॉयल थाई आर्मी ने आरोप लगाया है कि कंबोडियाई सेना ने उसके एक प्रांत पर हमला किया, इसमें एक सैनिक की मौत भी हो गई। कंबोडिया ने अनुपोंग बेस पर हमला किया। रॉयल थाई एयरफोर्स ने फिर अपने F-16 विमान तैनात कर दिए ताकि कंबोडिया को जवाब दिया जा सके, और अभी भी रुक रुक कर वहां पर गोलीबारी हो रही है। दोनों के बीच ट्रंप ने सीज फायर कराया था, ये बात सही है, लेकिन ये 2 महीने भी नहीं चला। कोलालंपुर में ट्रंप ने अक्टूबर में दोनों के बीच युद्ध विराम करवाया था, लेकिन फिर से संघर्ष शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया था पहले भी जब ये खबर चली थी, इनके बीच जो सीमा विवाद है वो एक मंदिर की वजह से है, एक बहुत ऐतिहासिक इनका सर शिव मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक, और वो जो है वो यूएन ने अवार्ड कर दिया एक पार्टी को, शायद कंबोडिया को दे दिया है। तो दूसरे का प्रॉब्लम वो बिल्कुल वो सीमा पर बना हुआ है वो जो मंदिर है, और वो झगड़े की मूल वजह है सर। तो ट्रंप ने अभी तो मेडल लिया है वो धन्यवाद दे रहे होंगे। अच्छा हुआ एक दिन बाद युद्ध हुआ, मैं कम से कम शांति नेबल तो ले लिया फीफा से। नहीं, ट्रंप को फिर आना चाहिए कायदे से। कुआलालंपुर नहीं आया तो थाईलैंड आ जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, और मुझे लगता है कि ये इसका समाधान निकल ही आना चाहिए। ट्रंप को इंटरवीन करने की जो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों छोटे छोटे देश हैं जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा सैन्य ताकत भी नहीं है, और ये बहुत देर तक लड़ाई नहीं छिड़ सकती है वहाँ पे। कहीं ना कहीं इनके, मुझे लगता है कि इंटरवीन करने की आवश्यकता है, और उसमें भारत की भी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत की भूमिका रूस यूक्रेन में नहीं, रूस यूक्रेन के संदर्भ में मैं तो मानता हूं कि भारत की भूमिका उतनी बड़ी नहीं है। भारत की भूमिका सिर्फ इतनी तक है कि वो पुतिन से कह सकते हैं, दोनों को कह सकते हैं। देखिए, कह देने मात्र से लड़ाई नहीं रुक जाती है, आपका इंटरेस्ट क्या है। और जब तक यूरोप तैयार नहीं होता है और अमेरिका तैयार नहीं होता है, इन दोनों के बीच में नहीं सहमति बनती है। आज तो यूक्रेन और रूस के बीच में सबसे बड़ा खतरा है यूरोप का क्या भविष्य होगा। तो मैं चलिए सर मैं फिर उस अभी लड़ाई हुई नहीं है लेकिन खतरा बना हुआ है, उसकी बात कर लेता हूं, और उसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है, और ट्रंप की चूं भी नहीं निकलती है उस देश के सामने, वो है चीन। चीन की हरकतों से जापान लगातार परेशान है, और चीन ने अब ताइवान के मुद्दे को लेकर के समंदर में गश्त भी बढ़ा दी है। जापान इससे बहुत नाराज है। ताइवान का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के पास 2 चीनी विमान देखे गए, 7 नौसैनिक जहाजों की भी गतिविधियां वहां देखी गई हैं, और शनिवार को भी चीन ने 29 विमान और 8 जहाज ताइवान के आसपास जो है वो एक्टिव कर दिए थे।
ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसके इलाके के आसपास पीएलए के 2 विमान उड़ते नजर आए हैं और 7 नौसैनिक जहाज सक्रिय दिखे हैं। और इसी समय एक चीनी गुब्बारा भी आसमान में दिखाई दिया। और दूसरी तरफ फाइटर जेट्स पर मिसाइल लॉक करने को लेकर चीन और जापान आमने सामने। चीनी विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाले एक फाइटर जेट ने जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक कर दिया। रडार लॉक का सीधा सा मतलब यह है कि वो रेडी टू फायर, अगर वो चाहे तो फायर कर सकता है। वो उसकी रेंज में आ गया, उसको टारगेट अपना मिल गया है। तो जापान ने आरोप लगाया कि चीनी विमानों ने हमारे विमानों को पर टारगेट लॉक कर दिया था। लेकिन यही ट्रंप हैं जिन्होंने जापान की प्रधानमंत्री जो भी नई बनी है उनको ये फोन पर कहा था कि आप जरा टोन डाउन ऑन चाइना के बारे में ज्यादा मत बोलो। और शी जिनपिंग के बारे में हमेशा ट्रंप कहते हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ताइवान को लेकर के गोलमोल बात करते हैं कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो अमेरिका का रुख उसमें क्या होगा, वो सैन्य हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा। ये मतलब ट्रंप शी जिनपिंग का तो कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, शी जिनपिंग को आप रोक भी नहीं पाए। और भी देखिए कि जब से ट्रेड वॉर हुआ है चाइना के साथ, आज उसका डेटा आया है कि उसके ट्रेड सरप्लस कितना बड़ा 1 ट्रिलियन का उछाल आया है चाइना को। रेयर अर्थ मेटल ऐसा है अमेरिका से एक $1 ट्रिलियन का उसका ट्रेड सरप्लस ओवरऑल पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के साथ। तो ट्रेड उसके अमेरिकन सैंक्शन के बावजूद भी, ट्रेड सैंक्शन के बावजूद भी उसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वो आज दुनिया सैंक्शन भी कहां लगाया सर? उस पर हम पे लगाया सैंक्शन। नहीं, उस पर भी लगाया है, ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं लगाया उसका 25% है ओवरऑल टैरिफ, हमारा 50% कम कर दिया। लेकिन उसके पास ब्लैकमेल करने की ताकत है, हमारे पास वो ब्लैकमेल करने की अभी ताकत नहीं है। हम सिर्फ अपने मार्केट के भरोसे उसको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन वो कभी ताइवान को पोक करता है, कभी जापान को, कभी हमें। अभी खबर है कि उसने इधर ये अपना तिब्बत में बहुत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अभी खबर आई थी। चाइना के साथ कोई 22 कंट्री हैं जिनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे, 22। चाइना कहता है कि भारत को छोड़ करके, बाकी 1-2 छोड़ करके, जापान को छोड़ करके हमारा सभी के साथ डिस्प्यूट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका किसी के साथ रिजॉल्व नहीं हुआ है। फिलीपींस के साथ भिड़ जाता है, कभी वियतनाम के साथ उसकी, ताइवान को तो अपना ही मानता है। ताइवान तो उसका वो तो है ही, उसको मानता ही है कि वो हमारा अपना है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से चीन, अभी उसका आपको मिलिट्री डॉक्ट्रिन आया है NSS का, आपने देखा होगा, तो उसमें चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट माना है। और जो इंडो पैसिफिक को अभी तक ट्रंप किनारे लगा रहे थे, उस इंडो पैसिफिक इशू को लेकर के फिर से एक बार बस एक बात कह दूं, की बात की एक अकेला देश है जो चाइना के सामने खड़ा होता है और वो है भारत। ट्रंप हम पर सैंक्शन लगा रहे हैं। ट्रंप 60-70 बार कह चुके हैं मैंने युद्ध रुकवाया इंडिया और पाकिस्तान का। और झगड़ा उनका ये है कि हम उनको क्रेडिट नहीं दे रहे, नोबेल का नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमसे नाराज हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों का ट्रंप से बड़ा प्यार है। ट्रंप ऐसे हमारे देश में व्यवसाय भी करते हैं, आपको पता है कि नहीं? हमारे देश में कई जगहों पर ट्रंप टावर भी बन रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में तो कुछ अजीब ही हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कर दिया। प्रस्ताव रखा इसका भी उन्होंने। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने के लिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया हो। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस फैसले पर बीजेपी ने बड़ा तंज भी किया, इसकी आलोचना भी की। और मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि अगर इतना ही शौक है नाम बदलने का तो हैदराबाद का नाम बदलकर वापस भाग्यनगर कर दो। अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने के लिए इतनी ही बेताब है तो उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था इसका सच में इतिहास से कोई मतलब हो। ये दुनिया में पहली बार हो रहा होगा किसी देश में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर किसी सड़क का नाम कर दिया। एक्चुअली जो वहां जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का हैदराबाद में, उसको जो सड़क जाती है उसका नाम, या वहां जो वो जिस चौराहे से निकलती होगी, ट्रंप एवेन्यू करने का प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया है। अब ये बात जो है कुछ है हैरानी की, कुछ है अटपटी या नहीं? समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाई अगर कांग्रेस सरकार में तो नेहरू से सीधे ट्रंप पर पहुंच गए। भाई नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को छोड़ के अब सीधे ट्रंप के पास पहुंच गए रेवंत रेड्डी। तो कुछ तो करेक्शन होगा ट्रंप साहब के साथ इनका। और मुझे लगता है कि अब ट्रंप का जिस तरीके से व्यवहार है
तो कहीं मुनीर तो नहीं बनना चाहते हैं अरे भारत दिन रात तो कांग्रेस राहुल गांधी वगैरह कोसते हैं मोदी जी को कि ये ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, रेवंत रेड्डी कहीं उनके नाम पे सड़क कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कहीं भारत अरे एक का बार- मुनीर तो नहीं एक बनना बार बात चाहते कर हैं। लें पूरी वो। तो जिस तरीके से ट्रम्प के लिए कि भाई राहुल गांधी तो कहते ही, जब वो कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी कहती है देखिए ट्रम्प ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अब ट्रम्प की तेलंगाना की हालात भी बहुत खराब है, आर्थिक रूप से बहुत कम पैसों की समस्या चल रही है। तो ट्रम्प थोड़ी दे देगा नहीं, तो पैसे, ट्रम्प अब हो सकता है किसी IMF से या किसी से पैसा लेना होगा, किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना होगा। हो सकता है कि भाई ट्रम्प का नाम रख देंगे तो ट्रम्प के किसी व्यक्ति से बोल के कुछ पैसा करा लेंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि भाई रेवंत रेड्डी एक सड़क का नाम मतलब ट्रम्प के नाम रख वैसे रहे हैं। रेवंत रेड्डी अपना काम निकालने के लिए किसी की भी तारीफ कर देते हैं, मोदी जी की भी तारीफ कर देते हैं कभी भी, बिल्कुल। लेकिन ट्रंप के नाम पे सड़क नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि कॉन्सुलेट के साथ कुछ बात हुई होगी भाई इस प्रोजेक्ट पे काम, लेकिन वो इशू नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो दोनों लोग हैं उन्होंने दोनों ने सेंट्रल लीडरशिप से बात नहीं की। रेवंत रेड्डी साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू बनाने पर बात नहीं की। जो भी सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में होगी जिनसे वो बात करते होंगे, और जो बंडी संजय कुमार है उन्होंने भी बात नहीं की। वो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। एक बार बात तो कर लेते दिल्ली। ट्रंप को खैर ये है उनका बंडी संजय कुमार का, वो उन्होंने तो अपनी लोकल पॉलिटिक्स की नाम हाँ, बदलना वही है तो मैं कह रहा हूँ, हैदराबाद का वो नाम दोनों बदलो। लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। नहीं, ट्रंप का विरोध ट्रंप पर क्या लोकल पॉलिटिक्स है सर? नहीं, ट्रंप पे कोई नहीं ना, वो तो भाग्यनगर पर आ गए। और वो कॉन्सुलेट ने कोई प्रोजेक्ट होगा इनका तेलंगाना का, जिसमें कहा होगा कि भाई हम मदद कर देंगे, कुछ ऐसा होता है ना। देश की अलग अलग सरकारें। मुझे बोलना है और ज़रूरी बात याद दिलानी है। रेवंत रेड्डी मतलब सचमुच भाई साहब, आप क्या रेवंत गारू आप बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने अडानी जी से 100 करोड़ ले लिया था, फिर आपको राहुल गांधी के दबाव में उसे वापस करना पड़ा था, तो अब लोग नाराज़ हैं। आप दावोस गए और गौतम अडानी और उनके बेटे के साथ आपने हस्ताक्षर किया था, दस्तखत किया था, और अब आप ट्रंप। तो क्या राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी इनके बीच में सब ठीक है? मतलब सीरियस नोट पे कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जिसको लेकर पूरी कांग्रेस राजनीति कर रही है, अडानी के साथ भी यही करती रही, और अब आप देखिए तो पहले गौतम अडानी उनके बेटे के साथ ढेर सारे MOUs किए थे, कुछ 17-20 हजार करोड़ के, और उसके बाद फिर 100 करोड़ रुपया प्लेज किया, तो पहले ले भी लिया, फिर मना किया राहुल गांधी के नाराज होने पर, और अब ट्रंप के नाम पर सड़क। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि ट्रंप के नाम पर कोई मतलब मुख्यमंत्री कह सकता है कि सड़क बनेगी इन हालात में। वो ट्रंप साहब मुख्यमंत्री का प्रस्ताव है भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सब ठीक है ना। हो सकता है आपकी बात सुनकर दिल्ली से उनको फोन जा भाई क्या कर रहे हो तुम? ट्रंप साहब के लिए मैं एक लाइन वो कहने वाला था, वो अभी कह देता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है कि दो लोगों में काफी देर से बहस हो रही थी, कि झगड़ा चल रहा था, तो जब तीसरा आदमी आया तब जाकर मारपीट शुरू हुई। मारपीट शुरू हुई तो वो ट्रंप साहब के लिए। अरे आगे एक खबर है और मजेदार आपको दिखा रहा हूं। आज कुछ अजीबोगरीब खबरें हैं हमारे पास। अफ्रीका में एक देश है बेनिन, मैंने नाम नहीं सुना था लेकिन है देश। सर बेनिन भी गए होंगे इन्होंने पूरी दुनिया। वहां पर तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश हुई, लेकिन वीडियो बड़ा मजेदार है। इंटरेस्टिंग है। सैनिकों का एक गुट जो है वो टीवी पर आ गया, वहां जो सरकारी राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क होगा उसके दफ्तर में पहुंच गए और वहां स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गए। इसी स्टूडियो जहां हम यहाँ खड़े हैं, और स्टूडियो में एंकर को हटाया, तुम हटो, हम बोलेंगे, और कि अब ये अब देश पर हमारी सत्ता है और हमारा ये राष्ट्रपति और सरकार चला गया, अब ये सत्ता हमारे हाथ में है। ये टीवी पर उन्होंने प्रसारित कर दिया अपना संदेश, और इसके बाद कुछ वक्त के लिए बेनिन में रेडियो और टीवी का प्रसारण बंद भी हो गया। अब राष्ट्रपति भवन के पास गोलियां सुनाई देने लगी, लगा कि कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। लेकिन फिर दोबारा से टीवी रेडियो ऑन हुआ, और इसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति थे पैट्रिक टेलॉन, वो टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने वफादारी दिखाते हुए बगावत करने वाले इन सैनिकों को खदेड़ दिया है। तो उन्होंने ये माना कि बगावत का प्रयास हुआ था, लेकिन असफल प्रयास था। वो टीवी पर जो बोल रहे थे, एक बार अगर हम वो सुना सकें। Communiqué numéro 2. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. अब मैं एक सीरियस बात कहता हूं आपसे, ये तस्वीरें देख के हम हंस रहे हैं, कैसा भी होता है, ये आपके पड़ोस की हकीकत है, रियलिटी है। ये मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को पकड़वाया था, जब नवाज शरीफ से इनकी झगड़ा हुआ था और तख्ता पलट मुशर्रफ ने किया था, तो टीवी पर आकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और टीवी पर आकर ही बयान दिया था और कहा था कि आज से मैं चलाऊंगा सत्ता, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। तो ये तो टीवी पर ही अनाउंसमेंट की जाती है। बांग्लादेश में यही होता है, बांग्लादेश में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल भी आकाशवाणी रेडियो पे बोला था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की भी ऐसी। हाँ, मतलब लेकिन इन लोगों ने तैयारी से किया, ये लोग तैयारी से नहीं आए थे।
देखिए, इसका असर तो पड़ता है। जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अफरा तफरी तो आकर के मची जाती है होगी ना, कम से कम, क्योंकि कोई टेलीविजन पर आकर के, टेलीविजन ने प्रसारण कैसे कर दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनके कुछ लोग होंगे इनके पास ना, तो कब्जे में ले लिया कुछ भी होगा, कब्जे में ले करके, और यदि कब्जे में ले लिया है तो उनका कम से कम जो है वो कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो उनसे मिला हुआ होगा जो जिसके कारण वो टेलीविजन पर आए, और टेलीविजन पर जो है आकर के प्रसारण भी उसका हो गया। तो और उसमें कम से कम जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए ये बड़ी परेशानी का कारण। सर, इससे अपने पड़ोस की बात करना चाहता हूं। हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है? तख्ता पलटी तो हुआ है बगल में। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में, लेकिन वहां पर नेपाल में घोषणा से पहले क्या हुआ आप देखें ना, कि वहां लोग सड़कों पर उतर के आए थे। यहाँ पर कोई सड़क पर उतर करके नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो एक ऐसे है जैसे हमें एक वीडियो बनाया और हमने कहा कि हमने तख्ता पलट कर दिया है। रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट आया, उसने कहा कि ऐसा तख्ता पलट कुछ नहीं हुआ, उनको लेकिन जहां असली तख्ता पलट हुआ वहां की खबर बता देते हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। वहां तो संवैधानिक तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि अब इमरान खान की, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि इमरान खान को पूरी तरह राजनीतिक तौर पर खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। उनकी पार्टी को बैन करने की तैयारी कर ली गई है। जिस सूबे में सरकार है वहां गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर ली गई है, और इमरान खान से एक बार फिर किसी के भी मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनकी परिवार या पार्टी में जो भी उनके नाम से करता है। लेकिन पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी मुनीर पर थूक रहे हैं। भैया आप बयान सुनेंगे भैया से। कल दरअसल एक बड़ी रैली पीटीआई के इमरान खान की पार्टी ने कर दी पेशावर में, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो दोबारा कभी कोई रैली या प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जहां तक चला गया इमरान खान को खत्म करने को लेकर के, लगभग खत्म करने की जो सुपारी ले ली है, उसकी यही मक्कारी जो है वो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोगों का मूड कल की इस रैली में जो है वो पता चल गया। अब हुआ क्या वहां पर इस रैली में? आपको याद है कि इनका जो सेना का प्रवक्ता था उसने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की इमरान खान के लिए, खूब उसको कोसा, सारी पॉलिटिकल बातें की, और फिर कहा कि आर्मी है, हम, हमारी फौज का सियासत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उनके देश पर यह सेना जो है वो काबिज हो गई है, और कुछ बक्कार और सेल्फिश और रुपए से चलने वाले जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर शरीफ बंधु, इन लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए पूरी तरीके से, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं किसी भी तरह पावर में रहने के लिए। उन्होंने देश का संविधान तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यहां कहते हैं लोग, ये आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर चौकीदार है, और उसी हैसियत तक रहे। सेना का काम होता है अपने घर की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। वो हमारा वो नहीं है, वो लीडर नहीं है आसिम मुनीर। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी किस्मत का फैसला आसिम मुनीर करेगा। 2-4 बयान में आपको उस रैली के सुनवा रहा हूं। कुत्ता वो है टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले। कुत्ता वो है, इन्होंने वो 2 कुत्ते बिठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अता तारण, एक अता तारण और दूसरा ख्वाजा आसिफ। तुम्हारी औकात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पालतू फौज, मुल्क बनाया कायदे आजम ने, तुम पालतू थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका खाते थे राशन, तो तुम्हारी ना कोई औकात तब थी ना अब है। ठीक है, बाजू तुम्हारे हमने देखे हुए हैं 1971 में, आपकी टांगे कांप गई आके। ओहो, वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। ये फौज, ये बड़ा सा बड़ा आदमी है या छोटा से छोटा आदमी है, ये जो हमारा है ना चौकीदार है, हम उसको ड्यूटी दिया है। ठीक है, हमारा पैसे से ये चलता है। अगर इस तरह बात है, ये मुलाजिम है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। अगर इस तरह नहीं है तो ये मर्जी करो, आप नहीं है दूसरा आदमी हम बिठाएगा, ये वो सही नहीं है तीसरा बिठाएगा, लेकिन मुल्क चलाने वाला बिठाएगा। ऐसा नहीं कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे और जो मर्जी वो करे, इस तरह नहीं होगा, किसी अंजाम भी नहीं होगा। हम अपना खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयारी
हम पठान लोग हैं, ठीक है? हम लोग का दुश्मनी भी बहुत सख्त है, दोस्ती भी अच्छा है। दोस्ती तो 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान, तो इमरान खान का ख़त्म होना बहुत नामुमकिन बात है। तो वर्दी में एक वाकई जहनी मरीज बैठा था और जिसने सारी हदें पार कर दी। आप तो गर्मी और लगा रहे हैं। सारी हदें पार कर दी। और हम तो सुहेल अफरीदी से यही कहेंगे, आप भी खुल के जवाब दें। आज अब ये क्या कह रहे हैं, हम पठान हैं और आसिम मुनीर समझ ले वो हमारा मुलाजिम है। मतलब मुलाजिम मतलब हमारा नौकर है भाई, सरकारी नौकर है। हम जो कहेंगे वो करेगा, उल्टा नहीं होगा कि जो वो कहेगा वो देश में होगा। ये फिर बता दूं आपको, इमरान खान की पार्टी की कल पेशावर में रैली हुई, वहां पर मौजूद लोग कह रहे थे। लेकिन क्या इसको हम अगर पाकिस्तान के आम लोगों का जनरल सेंटीमेंट मान लें तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल मोटे तौर पर ये सेंटीमेंट है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी के जो है ना वो सड़क पर आते हैं। आम आदमी मोटे तौर पर नहीं आता, लेकिन जब बहुत बढ़ जाएगा तो वो आम आदमी भी आ जाएगा। और जिसका जिक्र आपको याद है, हमने उस दिन भी किया था कि जब वो संविधान में संशोधन किया था, मैंने कि संविधान में बदलाव करने से कुछ नहीं होता। आवाम जो है ना, जनता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जनता तो कह रही है नौकर है आसिम मुनीर। हाँ, तो वो तो उनको समझ में ही आना चाहिए कि जनता नौकर है और वो बहुत दिन नहीं चलेगा, ये भारी पड़ने वाला ही है। आप लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान में रोजाना सड़कों पर कुछ ना कुछ हो रहा है मुनीर के खिलाफ लगातार। और शहबाज और जो लोग हैं नवाज शरीफ साहब, उनको समझ में आ रहा है कि ये इसके खिलाफ है, इसलिए वो दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट में अपनी जो व्यवस्था है वो ठीक रहे, इसलिए वो आज मुनीर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुनीर के खिलाफ लगातार उबल रहा है, इसको आप मानकर चलिए, बहुत दूर नहीं है। संविधान संशोधन से काम नहीं चलते। संविधान संशोधन का जिक्र बार बार हम लोग करते हैं कि इमरजेंसी में भी किया गया था, 6 साल का कर दिया था प्रधानमंत्री को, किसी 6 साल का क्या कर दिया था? लोकसभा के कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जुडिशियल उससे बाहर कर दिया गया था। लेकिन उससे हो गया क्या? 2 साल भी नहीं चला। 2 साल भी नहीं चला। तो आवाम जो है वो सबसे, और इसमें जो अभी आपने देखा शुरुआत में जो पहला बयान था कि वो कुत्ता वो है जो टीवी पे आके बोल रहा है, किसके लिए कह रहे हैं ये? सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, सर्विंग लेफ्टिनेंट। कोई सोच सकता है ये? हमारे लिए तो अनबिलीवेबल चीजें हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सेना के लिए ये है लोगों के मन की भावना। सर देखिए, पाकिस्तान की सेना ने अपने बॉर्डर तो सुरक्षित किया नहीं। जब भी हुआ, बात तो सिख ही कह रहा है कि 1971 में पीटा है, 1965 में पीटा गया, 1999 में पीटा, 1999 में पीटा। तो जो काम उसको करना था वो तो नहीं कर पाया। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे वो किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता यदि पाकिस्तान के लोगों ने जिनको चुन करके भेजा है, क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकते हैं कभी किसी काम के लिए? सेना का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना हस्तक्षेप होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। पूरा होगा। आप ये उनका कष्ट है। और दूसरी बात, उनको ये बात कहीं ना कहीं जो हम बार बार कहानी कुर्सी में कह रहे थे कि आखिर वहां पर सिविल सोसाइटी है क्या, बची हुई है क्या, वहां के लोग नौजवान क्या बचे हुए हैं क्या, उनमें कोई मादा है क्या कि वो अपने देश में एक सिविल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए। विजय जी का कहना है कि देर सवेर लोगों का ये जो गुस्सा है अपनी सेना के प्रति, ये मजबूर करेगा मुनीर को हटने के लिए। देखिए, 2 ही रास्ता है मिलिट्री, यहां से 2 ही रास्ता बताए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसे उखाड़ करके पाकिस्तान की जनता फेंक देगी। अब मैं एक आपको और बयान सुनाता हूं। ये जो सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका ऑफिशियल जवाब उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था। अब जिस आदमी की बात आप सुनेंगे, ये उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जिस सीनियर लीडर है। इस आदमी की मैंने सुना वो थोड़ा सा हिस्सा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे, इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि आपने हर मोर्चे पर तो युद्ध छेड़ रखा है, उधर अफगानिस्तान से, इधर भारत से, इधर बलूचिस्तान में, इधर खैबर पख्तूनख्वा में, और जनता आपके साथ नहीं है, जनता इमरान खान के साथ है। तो वो खुल के वो कहते हैं, अपने आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ लोग नहीं हैं, और लोग अगर किसी सेना के साथ ना हो तो वो कोई जंग नहीं जीत सकती। सुनिए। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा पीटीआई है। कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। तो अब ये तो बड़ा खुल के कह रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ लोग ही नहीं है, तुम जंग क्या लड़ोगे।
और जनता जिसके साथ नहीं, जिस फौज के साथ नहीं, वो क्या किसी दूसरी फौज से जाकर टक्कर लेगा? त्रिपाठी जी, नहीं, जनता साथ नहीं, इसीलिए तो टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। अगर जनता साथ होती तो उनको ये आवश्यकता थोड़ी ना होती कि वो लड़ाई लड़ने की बात करते। और पीटीआई की मुश्किलें दूसरी है, ऐसा नहीं है। इमरान खान को जब अवसर मिला था तो उन्होंने बहुत कुछ किया भी था, लेकिन वो भी तो दूसरी तरह से चल रहे थे ना, वो चीन के साथ चल के अपनी सारी रणनीति बना रहे थे। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर कोई एक नेता है जिसके ऊपर वहां की आवाम का भरोसा है, वहां की जनता का भरोसा है, तो वो इमरान खान है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं वो गहरे गड्ढे में जा रहे हैं, उनको अभी शायद अंदाजा नहीं लग रहा है। वो ठीक ऐसे ही है जैसे दलदल में जब आप हाथ पांव मारते हैं, जितनी तेज हाथ पांव मारते हैं उतनी जल्दी आप दलदल में जाते हैं। दलदल से निकलने का तरीका यही कि आराम से धीरे धीरे निकल जाइए। असीम मुनीर उल्टा काम कर रहे हैं। जब आप इस तरह का दबाव बना रहे हैं, और जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि क्या अलग अलग जो डर का ट्रायंगल है उसमें अलग से एक डर हो गया है, क्या शरीफ ब्रदर्स को डर लगने लगा है इमरान खान से ज्यादा, तो क्या कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट भी हो सकता है? असीम मुनीर उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर जनता इमरान खान से सेटलमेंट करने के क्यों, अंत में अगर ये हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्या दिक्कत है? 73-74 साल के वो तैयार नहीं है ना, ऐसा कहा जाता है कि इमरान नहीं कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, छवि का मसला होता है। लेकिन मान लीजिए कि ये लगे कि तानाशाह आ रहा है वर्दी पहन के, तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनती है। लेकिन क्या मुनीर इतनी जल्दी कमजोर हो जाएगा जैसा सर ने कहा कि ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा ये? नहीं, अगर वो कमजोर नहीं होता तो आपको लगता है कि अब तक ये हो नहीं गया होता? अच्छा, असीम मुनीर कमजोर है। ट्रंप की फोटो दिखा के, वो तो हमारे यहाँ बहुत नेताजी लोग कभी एक लास्ट कमेंट समझिएगा, आप मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर मतलब सामान्य देशों में सेना एक सम्मान का बहुत सम्मानित संस्था होती है, लोगों की निगाह में प्राउड फील करते हैं लोग जब अपनी सेना की बात करते हैं। हाँ, जैसा हमारी तरह। लेकिन क्या आसिम मुनीर अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपनी जनता को चूरन तो बेच दिया ना कि हम जीते थे? अमेरिका यार बाकी जगह जनता में कुछ सेक्शन मानता है, सेना एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। क्या आसिम मुनीर आप मानते हैं कि अपने लोगों के बीच में, पाकिस्तान की जनता के बीच में पूरी तरह लोकप्रिय है? देखिए, पाकिस्तान जब से बना उसके बाद भी कोई भी सेना प्रमुख नहीं रहा जिसे सत्ता हासिल की और जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय बना हो, कोई भी नहीं रहा। आप उनका इतिहास देख लीजिए। और जहां तक इनका प्रश्न है, मुझे लगता है आसिम मुनीर का, आसिम मुनीर ने तो भैया संविधान संशोधन करके वो पावरफुल बन गए। जनता का समर्थन नहीं है, लेकिन सरकार उसके साथ है। पहले ऐसा होता था कि सरकार और सेना अलग अलग रहती थी, अब तो सरकार ने घुटने टेक दिए उसके सामने, सरकार उसकी मुट्ठी में, वो खुद सेना का सर्वोच्च कमांडर बन चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आसिम मुनीर लंबे समय तक बने रहेंगे, जनता विद्रोह करती रहेगी। और ये समय अभी जनता के लिए यही समय और सही समय। इस समय जनता अगर इमरान खान के लिए जिस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं उसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाए तो लोकतंत्र बच जाएगा। लेकिन आपको लगता है उसके बाद अभी वो इतना पावरफुल है कि इतनी जल्दी नहीं हटेगा? बिल्कुल नहीं, पहली बार हुआ है कि संविधान में संशोधन करके उसको पावर दी गई।